हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्जाम को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं और सीटेट एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है सीटेट का मैथ का पैडागोजी जो है आपको जो है थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है और वही पढ़ाया जा रहा है जो आपको सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट NCERT बेस पर आधारित क्वेश्चन है जो आपको सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का अंतिम चैप्टर है, 5वां चैप्टर समाप्त होने वाला है और ये पैडागोजी का जितने भी थ्योरी है NCERT के जितने भी मेन टॉपिक थे जहाँ से आपको सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं वहाँ से जो है सभी पॉइंट को जो है एक एक करके डिस्कस किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और सीटेट को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट मैथ पैडागोजी का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर पहले वीडियो से स्टार्ट करिए और थ्योरी पूरा पढ़ जाइए। वहाँ से आपको 15 में 15 नंबर जो है आपका पैडागोजी का जो है क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक जो रहने वाला है निदानात्मक परीक्षण। क्या रहने वाला है? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा क्षेत्र में निदान का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिससे हम शिक्षा संबंधी समस्याओं के मूल कारणों की खोज एवं निवारण का निर्णय करते हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में निदान का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से होती है जिससे हम शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याओं का मूल कारण होता है उनके समस्याओं के मूल कारणों को खोजते हैं और उसका निवारण करके उसका जो है तब जाके निर्णय करते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करें तो निदान का कार्य प्रारंभ से ही होना चाहिए। यानी निदान जो है शुरू से ही होना चाहिए। निदानात्मक कार्य प्रत्येक प्रकरण के पश्चात कराना चाहिए जिससे उसका उपचार या निदान उसी समय किया जा सके। यानी कि निदान का जो कार्य होता है उसको शुरू से ही करना चाहिए। निदानात्मक कार्य प्रत्येक प्रकरण के पश्चात क्या करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए, प्रकरण के बाद, जिससे उसका उपचार या निदान उसी समय किया जा सकता है। अध्यापक को जो भी परीक्षण कक्षा कक्ष में करता है, अध्यापक जो होता है, टीचर जो होता है, जो भी परीक्षण कक्षा और कक्ष में करता है वह निदानात्मक परीक्षण होता है। इसको याद रखिएगा कि कक्ष में जो परीक्षण होता है कैसा परीक्षण होता है, तो वह जो है निदानात्मक परीक्षण होता है। आगे बात करें दोस्तों इसके उद्देश्य की, तो इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं इसको आइए देखते हैं। तो गणित विषय में कमजोर व पिछड़े विद्यार्थियों की पहचान करना। यानी कि गणित में कौन कमजोर है, कौन विद्यार्थी पिछड़ा हुआ है, इसके माध्यम से निदानात्मक माध्यम से क्या कर सकते हैं तो पहचान सकते हैं। अगला पॉइंट है कि गणित पाठ्यक्रम में बदलाव लाना व इसे बाल केंद्रित बनाना। गणित के पाठ्यक्रम में बदलाव लाइए, उसके बाद बाल केंद्रित को उसमें बना दीजिए। आगे बात करें तो विद्यार्थियों के विषय संबंधी विकास में रुकावट आने वाले तत्वों को जानना तथा उपचारात्मक सुझाव देना। यानी कि विषय से संबंधित विद्यार्थियों के अंदर, छात्रों के अंदर विकास में अगर कोई रुकावट आ रही है तो उनके तत्वों को जो है इनके माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर जो है उसको क्लियर किया। तो दोस्तों अगर अगले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देशन करना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों की कमजोरियों, गलतियों व विशेषताओं की पहचान करना इसका उद्देश्य है। आगे अगर बात करें दोस्तों गणित की अध्यापन प्रणाली के दोषों को क्या करना है तो दूर करना है। क्लियर है? चलिए आगे अगर बात करें अगले पॉइंट की तो गणित की अधिगम, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो गणित की अधिगम प्रक्रिया व अधिगम अनुभव में बाधक तत्वों को पहचान कर उनका उपचार किया जाता है। यही इसका जो है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अगला हम लोगों का पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट जो है हम लोगों का यहाँ पर जो है गणित में छात्रों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ। यानी कि गणित में छात्र कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, इस पॉइंट को जो अच्छे तरीके से नोट करिएगा। देखिए पहला पॉइंट है कि गुणा या भाग करते समय हासिल का गलत प्रयोग। बच्चे जो है इसमें क्या करते हैं, कौन कौन सी गलती करते हैं, गुणा भाग करते समय हासिल का गलत प्रयोग कर देते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्रयोग होने वाले चिन्हों का गलत प्रयोग। यानी कि जो जोड़ के जगह पर घटाना के जगह पर गुणा के जगह भाग का चिन्ह गलत प्रयोग कर देते हैं। औसत, प्रतिशत, LCM, HCF में अंतर स्पष्ट करने की अयोग्यता। यानी कि जो है छात्र जो औसत में, प्रतिशत में, LCM में, HCF में अंतर नहीं समझ पाते हैं स्पष्ट रूप से। क्लियर है? अगला पॉइंट कहते हैं कि ज्यामिति के चित्रों की गलत बनावट। यानी कि ज्यामिति के जो भी चित्र होते हैं बच्चे जो है गलत बनाने लगते हैं। त्रिभुज को चतुर्भुज बना देंगे, वृत्त को क्या बना देंगे, गोला बना देंगे।
क्लियर है। तो जो है बच्चे चित्रों में सहायता से भी यहाँ पर जो है गलतियाँ करते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो भिन्नों के संबंध में हर तथा अंश का गलत प्रयोग कर देते हैं। अगला पॉइंट है गणित के उपकरणों का गलत प्रयोग कर देते हैं। गणित का जो भी उपकरण होता है उसका जो है गलत प्रयोग कर देते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें यहाँ पर जो है, तो अगला पॉइंट कहता है कि भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का गलत प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक प्रत्ययों में गलत अंतर प्रयोग कर देते हैं। क्षेत्रफल और आयतन की गलत समझ, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन में समझ नहीं पाते हैं बच्चे इसको। अगर बात करें उपचारात्मक शिक्षण, अगला पॉइंट जो है दोस्तों हमारा उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है कि उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थियों की सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण जो है कैसा है, तो एक प्रकार का ऐसा शिक्षण होता है जो विद्यार्थियों की सामान्य या विशिष्ट अधिगम की कमजोरी को क्या कर दिया जाता है, कितना बच्चे सीखे हैं उनकी कमजोरी को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य जो है, ध्यान दीजिएगा कि छात्रों की दूषित मनोवृत्ति एवं आदतों को समाप्त कर देता है, छात्रों में गणित शिक्षण के प्रति रुचि पैदा कर देता है, छात्रों में प्रगतिशील आदतों का विकास करना, छात्रों के चरित्र एवं मनोबल को विकसित करना, छात्रों के समक्ष सीखते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना, छात्रों की मानसिक उलझनों को सुलझाना, ये सभी जो है क्या है उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य हैं। अगर बात करें आगे, तो छात्रों में सच्चे ज्ञान की पूर्ति करना भी इसका जो है इसका उद्देश्य होता है। क्लियर है। चलिए अगर बात करें दोस्तों आगे, अगर इसमें आगे बात करें तो यहाँ पर जो है सामूहिक विधियाँ कौन कौन से हैं यहाँ पर जो है, अगर विधियाँ की बात करें दोस्तों इसमें जो है, तो विधियाँ कौन कौन है, तो पहला नंबर सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में क्या होता है कि सभी छात्रों का एक साथ उपचार किया जाता है, छात्रों द्वारा की गई सामान्य अशुद्धियों को अलग कर लेना चाहिए, चाक बोर्ड के माध्यम से उन अशुद्धियों को क्या कर देना चाहिए, सुधार देना चाहिए। आगे बात करें तो व्यक्तिगत विधि। व्यक्तिगत विधि में क्या होता है दोस्तों कि व्यक्तिगत उपचार में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत अध्ययन कराना चाहिए तथा उपचार गृह पद्धति का सहारा लेना चाहिए। उपचार करते समय परिस्थिति, मजबूरियों एवं वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो प्रेम एवं सहानुभूति के साथ व्यक्तिगत उपचार करना चाहिए। आगे अगर बात करें तो कक्षा के छात्र अलग अलग ढंग से गलतियाँ करते हैं, इसलिए उपचार भी अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों उपलब्धि परीक्षण। अगला पॉइंट है क्या, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में क्या है, उपलब्धि परीक्षण का अर्थ यह होता है कि उपलब्धि परीक्षण का अर्थ क्या होता है कि किसी विद्यार्थी की किसी विशेष क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों व सफलताओं को मापने या जांचने के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसे उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। यानी बच्चा क्या उपलब्धि किया है, कितना उपलब्धि किया है। क्लियर है। चलिए आगे बात करें उद्देश्य की इसका, तो उपलब्धि के क्या क्या उद्देश्य हैं इसको जानिए। तो विद्यार्थियों में कुछ नया सीखने की भावना को विकसित करना, विभिन्न विषयों एवं क्रियाओं में विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, ये पता लगाना कि विद्यार्थियों ने निरीक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया है कि नहीं किया है। इस पॉइंट को जो है अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। उपलब्धि परीक्षण में दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, उपलब्धि परीक्षण कितने होते हैं, तो उपलब्धि परीक्षण देखिए मानकीकृत परीक्षण, अध्यापककृत उपलब्धि परीक्षण। अब अध्यापककृत उपलब्धि परीक्षण में कितने पॉइंट हैं, इसको कितने प्रकार हैं, तो लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षण। क्लियर है। आगे बात करें तो लिखित परीक्षण में क्या क्या आते हैं, तो निबंधात्मक परीक्षण आएगा, लघु उत्तरी परीक्षण आएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण आएगा। इस पॉइंट को जो है अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करिएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगर आगे बात करें, अगर यहाँ पर आगे बात करें तो विद्यार्थियों के अध्ययन में आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का क्या करना, पता लगाना, विद्यार्थियों को शिक्षण में दिए गए ज्ञान के प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को अधिगम को निर्देशित करना, विद्यार्थियों के भविष्य में रोजगार दिलाने की सहायता करना। अगर इसकी विशेषताएं की बात करें दोस्तों, तो इसकी विशेषताएं कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। इन परीक्षणों की पाठ्य सामग्री क्या होती है, तो व्यापक होती है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे अगर बात करें इसमें, अगर इसके विशेषता की, तो ध्यान दीजिएगा, इन परीक्षणों की विषय वस्तु विद्यार्थियों की आयु, योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार होती है।
अगले पॉइंट की बात करो तो इन परीक्षाओं के उद्देश्य पूर्व निर्धारित किए जाते हैं। इन परीक्षणों में विश्वसनीयता एवं वैधता पर ध्यान दिया जाता है। इन परीक्षणों का निर्माण, प्रशासन, अंकन, मापन, समय सीमा इत्यादि पूर्व निश्चित होते हैं। उपलब्धि परीक्षा व्यावहारिक रूप से उपयोगी होती है। ये परीक्षाएं भिन्न भिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न बनाई जाती हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इन परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न कैसे होते हैं तो वस्तुनिष्ठ होते हैं। क्लियर है? इस पॉइंट को जो है अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। अगर आगे बात करें दोस्तों इसमें तो कक्षा आकलन के प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिगम कौन कौन से हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिगम कौन कौन है दोस्तों। तो अधिगम का आकलन, कक्षा आकलन के प्रकार, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के समान रूप में आकलन, यानी कि किसी दूसरे के ज्ञान दृष्टिकोण का कौशल का मूल्यांकन करना। उसके बाद इसमें शिक्षक यह पता करता है कि क्या सीखा गया है और क्या नहीं सीखा गया है। 3 नंबर है यह संकलनात्मक योगात्मक होता है। क्या? अधिगम का आकलन। आगे बात करें इसमें दोस्तों तो कक्षा के आकलन के प्रकार, अधिगम के लिए आकलन कौन कौन से हैं तो यह रचनात्मक मूल्यांकन की तरह है। दूसरा पॉइंट है कि शिक्षक प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि देता है और निर्णय लेता है कि क्या सीखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें तो अधिगम के समान रूप में आकलन कैसे होता है तो यह निदानात्मक मूल्यांकन की तरह है। यह स्वयं और सहपाठी मूल्यांकन पर जोर देता है। शिक्षक और छात्र मिलकर शिक्षा प्रगति मानचित्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज हम लोगों का जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 जो है हम लोगों का समाप्त हो गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से थ्योरी पढ़ाया गया है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैथ पैडागोजी का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 यानी कि यहीं से जो है आपको जो है दोस्तों प्रश्न जो है आपके सीटेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग जो एनसीईआरटी पर जो भी आधारित हैं और सीटेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसी को हम लोग केवल पढ़े हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़बरदस्त तरीक़ा से। कैसे? तो थ्योरी के माध्यम से हम लोग पढ़े। किसके माध्यम से दोस्तों? एक एक पॉइंट को थ्योरी के माध्यम से बताया गया है। और देखिएगा वहाँ पर जाकर सीटेट एग्ज़ाम में कि यहीं से जो है प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे। अब जो है अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे पैडागोजी का जो है क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उनको जो है हम लोग लगभग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे एक एक चैप्टर वाले पॉइंट को। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।